Welcome to Medify. So let's start pharmacology. Today we'll start a new unit which is renal system. So the first topic of renal system is diuretics. So let's start. Diuretics क्या होते हैं? So diuretics are वो drug जो कि यूरिन आउटफ्लो को बढ़ाते हैं. So यूरिन आउटफ्लो को बढ़ाएंगे लेकिन कैसे? या तो वो वाटर लॉस कराएंगे या तो वो सोडियम लॉस कराएंगे. अगर वो वाटर लॉस कराते हैं सो दीज आर कॉल्ड एज एक्वारेक्टिक्स. या तो वो अगर सोडियम लॉस कराएंगे तो दीज आर नेट्रिएक्ट. सो नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट जनरल एनाटमी ऑफ द नेफ्रॉन. देखो नेफ्रॉन की अगर बात करें तो नेफ्रॉन में ये है तुम्हारा एफरेंट आर्ट्रियोल, इफरेंट आर्ट्रियोल, ग्लोमेरुलस. देन दिस इज पीसीटी. दिस इज व्हाट पीसीटी. दिस इज डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले. ये जो लूप है इट इज व्हाट, इट इज हेयर पिन लूप. हेयर पिन लूप के ऊपर जाएंगे दिस इज थिन असेंडिंग लिम्ब. थिन असेंडिंग लिम्ब के ऊपर आएगा थिक असेंडिंग लिम्ब. नेक्स्ट टॉक अबाउट ये है अपना डीसीटी एंड दिस इज कलेक्टिंग डक्ट. ये हो गई जनरल एनाटमी. अब देखते हैं कि हर पार्ट पे इंपॉर्टेंस क्या रखती है, कौन कौन से एंजाइम या कौन कौन से रिसेप्टर यहाँ प्रेजेंट है. सो सबसे पहले बात करें पीसीटी की, तो पीसीटी में एक एंजाइम प्रेजेंट होता है विच इज कार्बोनिक एनहाइड्रेस एंजाइम. कार्बोनिक एनहाइड्रेस एंजाइम. देन बात करते हैं डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले में, तो यहाँ पे वाटर चैनल्स होते हैं. क्या होते हैं? वाटर चैनल्स होते हैं. ये यहाँ पे इंपॉर्टेंस रखते हैं. नेक्स्ट वी टॉक अबाउट द हेयर पिन लूप का काम कर, उसमें कोई इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं आती जिसमें डायरेक्टिक्स एक्ट करेंगे. थिन असेंडिंग लिम्ब में एक बहुत इंपॉर्टेंट रिसेप्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट रिसेप्टर भी नहीं है, उसको एक ट्रांसपोर्टर बोल सकते हैं अपन. इट इज अ ट्रांसपोर्टर विच इज कॉल्ड एज, ये बहुत बड़ा है, यस, विच इज कॉल्ड एज सोडियम पोटेशियम 2 क्लोराइन ट्रांसपोर्टर. ठीक है. थिक असेंडिंग की बात करेंगे तो यहाँ पे होता है सोडियम क्लोराइड सिम्पोर्टर. सोडियम क्लोराइड सिम्पोर्टर. कलेक्टिंग डक्ट. और अगर बात करें डीसीटी की, कलेक्टिंग डक्ट एंड डीसीटी की अगर मैं बात करूंगा तो यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं एल्डोस्टेरॉन रिसेप्टर, एडीआर एल्डोस्टेरॉन रिसेप्टर, या फिर एक और होते हैं जिस ई नेक रिसेप्टर्स. ई नेक रिसेप्टर्स भी क्या होते हैं सब डिस्कस होंगे आगे. लेट्स टॉक अबाउट अपना डायरेटिक्स. 5 टाइप के डायरेटिक आते हैं. ये यूरेटिक्स है, टेक्नीशियन से डायरेटिक्स है. हाँ. सो फर्स्ट इज कार्बोनिक एनहाइड्रेस, second is loop diuretics, third is thiazide diuretics, fourth is potassium sparing diuretics and fifth is osmotic diuretics. अब सुनो कार्बोनिक एनहाइड्रेस क्या होता है. कार्बोनिक एनहाइड्रेस का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है? कार्बोनिक एनहाइड्रेस को इनिबिट करना. कार्बोनिक एनहाइड्रेस इनिबिटर का काम क्या है? कार्बोनिक एनहाइड्रेस को इनिबिट करना. अगर बात करें इनके लोकेशन की तो कहाँ ऐड करता है, ये मैंने बताया था पीसीटी में होता है कार्बोनिक एनहाइड्रेस, तो वहीं ऐड करेगा. सो इट एक्ट ऑन पीसीटी. ठीक है. नेक्स्ट वी टॉक अबाउट लूप डायरेटिक्स. लूप डायरेटिक्स क्या होता है? मैकेनिज्म एक्शन, इट इनिबिट सोडियम पोटेशियम 2 क्लोराइड ट्रांसपोर्टर. सोडियम पोटेशियम 2 क्लोराइड ट्रांसपोर्टर. और कहाँ ऐड करेगा ये, जल्दी बताओ? थिन असेंडिंग लिम्ब पे. ये देखो सोडियम पोटेशियम 2 क्लोराइड ट्रांसपोर्टर थिन असेंडिंग लिम्ब पे प्रेजेंट है. देन नेक्स्ट इज थायराइड डायरेटिक्स. थायराइड डायरेटिक्स का मैकेनिज्म एक्शन क्या है कि ये सोडियम क्लोराइड सिम्पोर्टर होता है. सोडियम क्लोराइड सिम्पोर्टर कहाँ प्रेजेंट है? थिक असेंडिंग लिम्ब पे. दिस इज सोडियम क्लोराइड सिम्पोर्टर. कहाँ प्रेजेंट है? थिक असेंडिंग लिम्ब पे प्रेजेंट है. थिक असेंडिंग लिम्ब. ठीक है. देन पोटेशियम स्पेयरिंग डायरेटिक्स, एल्डोस्टेरॉन एक्शन. एल्डोस्टेरॉन रिसेप्टर कहाँ प्रेजेंट है? डीसीटी एंड कलेक्टिंग डक्ट प्रेजेंट है एल्डोस्टेरॉन रिसेप्टर. सो भैया ये हो गए अपने डीसीटी एंड कलेक्टिंग डक्ट. लास्ट इज ऑस्मोटिक डायरेसिस. वाटर रीअब्जॉर्प्शन को इनहिबिट कराते हैं. मतलब कहाँ होंगे? जहाँ वाटर चैनल प्रेजेंट होंगे. वाटर चैनल कहाँ प्रेजेंट है? अपने डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले में. कहाँ प्रेजेंट है? डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले. सो डिसेंडिंग लिम्ब पे. समझ में आ गया कौन कौन से डायरेटिक्स होते हैं? 5 टाइप के होते हैं. सबसे पहले कौन सा आएगा? कार्बोनिक एनहाइड्रेस इनिबिटर. सेकंड कौन सा आएगा? लूप डायरेटिक्स. थर्ड कौन सा आएगा? थायराइड डायरेटिक्स. फोर्थ पोटेशियम डायरेटिक्स, पोटेशियम स्पेयरिंग डायरेटिक्स, पोटेशियम स्पेयरिंग डायरेटिक्स. फिफ्थ इज ऑस्मोटिक डायरेसिस. नाउ जो सारे डायरेटिक्स होते हैं वो सोडियम लॉस कराते हैं. सोडियम लॉस तो कराते ही कराते हैं, एक्सेप्ट नहीं, मतलब उसमें भी एक लेवल्स होती है कि सबसे ज़्यादा कौन कराएगा. तो जो सबसे ज़्यादा सोडियम लॉस कराता है उसको बोलते हैं हाई सीलिंग डायरेटिक्स. क्या बोलते हैं? हाई सीलिंग डायरेटिक्स. उसमें आता है अपना सबसे ज़्यादा लूप डायरेटिक्स. लूप डायरेटिक्स जो होता है वो मैक्सिमम सोडियम लॉस कराता है. ठीक है. तो अगर हाइपरटेंशन है तुमको बहुत ज़्यादा, तो तुम क्या दोगे? लूप डायरेटिक्स, बिकॉज इट इज़ हाईली हाइपोनेट्रिक. व्हाट? इट इज़ हाईली हाइपो. देन बेटा मॉडरेट. तो थायराइड जो होता है वो मॉडरेट सोडियम लॉस कराता है. देन थर्ड इज लो. अब बात करते हैं नेक्स्ट, सबसे फर्स्ट डायरेटिक्स जो अपना आता है वो है अपना कार्बोनिक एनहाइड्रेस इनहिबिटर. कार्बोनिक एनहाइड्रेस इनहिबिटर क्या होता है और क्या मैकेनिज्म एक्शन है, ड्रग्स कौन सी होती है, सबकी बात करेंगे. सबसे पहले मैकेनिज्म एक्शन देखो. दे आर नॉन कॉम्पिटिटिवली इरिवर्सिबली बाइंड टू कार्बोनिक एनहाइड्रेस. मतलब ये जो है ये कार्बोनिक एनहाइड्रेस को इनहिबिट तो कर रहे हैं, लेकिन कैसे कर रहे हैं? रिवर्सिबल कर रहे हैं पहली बात, और नॉन कॉम्पिटिटिवली कर रहे हैं.
नॉन कॉम्पिटेटिव का मतलब ये होता है कि ये जो है ये कार्बोनिक एनहाइड्रेस की बाइंडिंग साइट पे अटैच नहीं होंगे, कार्बोनिक एनहाइड्रेस रिसेप्टर पे बनी होगी एलोस्टेरिक साइट, उस पर जाके अटैच होंगे। ठीक है, तो ये मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है जो कि नॉन कॉम्पिटेटिव है और रिवर्सेबल है, मतलब रिवर्स हो सकता है। रिवर्स हो सकता है मतलब जब तुम्हारा कार्बोनिक एनहाइड्रेस का जो सबस्ट्रेट है उसकी लेवल बढ़ जाएगी तो वो ऑटोमेटिकली इनका काम करना बंद हो जाएगा। किसका? कार्बोनिक एनहाइड्रेस इनहिबिटर का। तो दिस इज मैकेनिज्म ऑफ एक्शन कि कार्बोनिक एनहाइड्रेस पे ये रिवर्सिबली बाइंड करते हैं, प्लस ये नॉन कॉम्पिटेटिवली बाइंड करते हैं। Next, let's talk about drugs. Acetazolamide, metazolamide and dichlorofenamide. Dichlorofenamide स्पेशल ड्रग होती है। इट इज़ यूज इन टॉपिकल फॉर्म, टॉपिकल एडर फॉर्म में इस्तेमाल होती है। दो फॉर्म होते हैं इसके, ब्रिंजालामाइड एंड डॉर्जालामाइड। ब्रिंजालामाइड एंड डॉर्जालामाइड, ब्रिंजालामाइड आर यूज इन ट्रीटमेंट ऑफ ग्लोकोमा, वो भी कौन सा? एक्यूट ग्लोकोमा, याद रखना, एक्यूट ग्लोकोमा में इस्तेमाल होता है इसका। अब बात करते हैं एसिटाजोलामाइड का, तो इसका एक अलग इस्तेमाल होता है कि दीज आर द ड्रग ऑफ चॉइस, दीज आर द ड्रग ऑफ चॉइस ऑफ माउंटेन सिकनेस। इसमें एक चीज़ लिखी नहीं गई है, मैं तुमको यहीं बता दे रहा हूँ कि ये जो होते हैं सारे ड्रग, ये दीज ऑल ड्रग्स आर सल्फोनामाइड डेरिवेटिव, ये सब सल्फोनामाइड के डेरिवेटिव हैं। जितनी देखना एसिटाजोलामाइड, मेटाजोलामाइड, डाइक्लोरोफेनामाइड, जितनी माइड आखिरी में है, तो दीज आर माइड अगर एंडिंग है तो समझ लेना ये ड्रग जो है डेरिवेटिव है किसके? सल्फोनामाइड के डेरिवेटिव्स हैं ये सब, डेरिवेटिव्स। देन वी टॉक अबाउट यूजेस ऑफ कार्बोनिक एनहाइड्रेस इनहिबिटर। सबसे पहले आता है ग्लोकोमा। सबसे पहले इसका जो निमोनिक है विच इज गेम। जी इज फॉर ग्लोकोमा, ए इज फॉर अल्कलाइजेशन ऑफ यूरिन, एम इज फॉर मेटाबॉलिक एसिडोसिस एंड ई इज फॉर एपिलेप्सी। देन वी ट्रीट ग्लोकोमा। बता दिया मैंने ग्लोकोमा में कौन सी ड्रग थी? डाइक्लोरोफेनामाइड था, जिसका फिर मैंने फॉर्म निकाला था विच इज बेंजोलामाइड। नेक्स्ट वी टॉक अबाउट ये अल्कलाइजेशन ऑफ यूरिन के बारे में। तो यहाँ पे होता क्या है? HCO3 माइनस का लॉस होता है यूरिन में, HCO3 लॉस इन यूरिन। अब इसको करेंगे तो भाई अल्कलाइजेशन हो रहा है इससे, तो ये तो कॉज हो गया, मतलब इटियोलॉजी हो गई, कॉज हो गया की बात है। अब इसका ट्रीटमेंट क्या करोगे? तो ट्रीटमेंट में अपन देंगे ड्रग, या फिर ऊपर लिखना एसिडिक ड्रग पॉइजन देंगे अपन। इसका साइड इफेक्ट होता है क्योंकि अगर HCO3 माइनस का लॉस हो रहा है तो वो किसी को बचा के जाएगा। अगर HCO3 माइनस खुद निकल रहा है तो वो किसी को बचा के आता है, तो ये बचाता है कैल्शियम और फॉस्फेट को बचाता है, PO4 3-। ठीक है, और ये दोनों मिलके बनाते हैं स्टोन्स। कहाँ स्टोन बनाएंगे? रीनल स्टोन्स, तो रीनल स्टोन बना देंगे ये। देन वी टॉक अबाउट एसिडोसिस। तो एसिडोसिस में क्या होगा? H+ बढ़ रहा है ब्लड में, H+ बढ़ रहा है कहाँ पे? ब्लड में बढ़ रहा है, विच इंक्रीज मेटाबॉलिक एसिडोसिस। तो भैया यहाँ पे ट्रीटमेंट में क्या होगा? बॉडी कंपनसेशन, बॉडी खुद कंपनसेट करेगी काहे में? रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस में, ठीक है। सो लेट्स वी डिस्कस अबाउट नेक्स्ट इज एडवर्स इफेक्ट। अब व्हाट आर द एडवर्स इफेक्ट? तो एडवर्स इफेक्ट बात कर ले फटाफट। BASEPAD, बेस पैड। B इज़ फॉर बोन मैरो सप्रेशन, बोन मैरो सप्रेशन किस में होता है तुमको पता होना चाहिए, बच्चे को पता होना चाहिए। बोन मैरो सप्रेशन इज इन aplastic एनीमिया। नेक्स्ट इज अमोनिया रिटेंशन इन ब्लड। ये बहुत खतरनाक चीज़ है, तुमने फर्स्ट ईयर में पढ़ी होगी। अगर अमोनिया का रिटेंशन ब्लड में होता है तो इट लीड्स टू एनसेफेलोपैथी, बिकॉज अमोनिया कैन एंटर इन ब्रेन, भले इन डिफरेंट फॉर्म, लेकिन ब्रेन में एंटर तो कर सकता है ना। सो इट इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड, इतना लिखा हुआ है, ठीक आ गया। देन वी टॉक अबाउट द स्टोन्स इन किडनी बना देगा अपना। नेक्स्ट इज इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस इन ब्लड, इलेक्ट्रोलाइट का इम्बैलेंस कराएगा। अभी मैंने बताया कि मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो जाता है, ये रहा मेटाबॉलिक एसिडोसिस, मैंने भी बताया। देन पैरास्थीसिया कराता है, एलर्जी कॉज कराता है और डायरिया कॉज कराता है। तो दीज आर द एडवर्स इफेक्ट: बेस पैड, बोन मैरो सप्रेशन, अमोनिया रिटेंशन, स्टोन्स इन किडनी, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस इन ब्लड, पैरास्थीसिया, एलर्जी एंड डायरिया। नेक्स्ट वी टॉक अबाउट कॉन्ट्राइंडिकेशन, कहाँ का नहीं देते, बिल्कुल नहीं देते। अपना रीनल फेलियर में नहीं देंगे और लीवर डिसीज में नहीं देंगे। नेक्स्ट वी टॉक अबाउट नेक्स्ट डायरेटिक्स इज लूप डायरेटिक्स। लूप की बात करेंगे तो लूप में क्या होता है? मैकेनिज्म ऑफ एक्शन लूप का क्या होता है? इसके तीन मैकेनिज्म, मतलब 3 एक्शन होते हैं इसके मेन, जिसमें पहला इट इनहिबिट सोडियम पोटेशियम 2 क्लोराइड ट्रांसपोर्टर। ये कहाँ पे था जल्दी बताओ? ये रहा सोडियम पोटेशियम 2 क्लोराइड ट्रांसपोर्टर, यहाँ पे इसको ब्लॉक। सो 3 मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ लूप डायरेटिक्स आर: सबसे फर्स्ट इनहिबिट सोडियम पोटेशियम 2 क्लोराइड ट्रांसपोर्टर्स, सेकंड डिक्रीज मेडुलरी हाइपर ऑस्मोलैरिटी, एंड थर्ड इज प्रोस्टाग्लैंडिन, जिसको बढ़ा देगा, जिस कारण जीएफआर बढ़ेगा एंड दिस इज रीनल सेफ। नेक्स्ट ड्रग्स। अब इसमें जो ड्रग्स होती है वो कॉम्बिनेशन में पाई जाती है, मतलब कभी भी लूप डायरेटिक प्योर फॉर्म में नहीं मिलता, हमेशा कॉम्बिनेशन मिलता है, ये बता रहे हैं अपन, ठीक है। तो फर्स्ट कॉम्बिनेशन विद मर्क्यूरी विच इज कॉल्ड मीरासाइल। अब मीरासाइल में अलग बात क्या है देखना, मीरासाइल की एक खास बात है जो है लिखी नहीं गई है, मैं लिख देता हूँ। हाईली ओटोटॉक्सिक, मतलब अगर अपन ने मीरासाइल का ओवरडोज ले लिया, यू कैन गो थ्रू डेफनेस हो सकती है इंसान को, अगर तुमने ओवरडोज ले लिया या दे दिया किसी को तो, ठीक है। देन वी टॉक अबाउट
नेक्स्ट इज फिनॉक्सी एसिटिक एसिड। फिनॉक्सी एसिटिक एसिड के साथ अगर अपन लूप डायरेटिक को मिलाते हैं तो कॉम्बिनेशन इज कॉल्ड एज इथाक्राइनिक एसिड। व्हाट? इथाक्राइनिक एसिड। अब ये जो होती है इसकी खास बात होती है, इसकी एडवांटेज क्या होता है, दिस इज 100% बायो अवेलेबिलिटी होती है ओरल फॉर्म में भी। ओरल फॉर्म में इसका 100% बायो अवेलेबिलिटी मिलती है। एंड नेक्स्ट इज सल्फा कंटेनिंग ड्रग, जो कि अपने को मेन ड्रग है, विच इज़ फ्यूरोसामाइड। फ्यूरोसामाइड जो कि अपनी मेन ड्रग है, वो है सल्फा कंटेनिंग ड्रग। और बात कर लेते हैं रूट की, तो ओवरऑल रूट देखेंगे अपन डायरेटिक्स का, यहाँ लिख देता हूँ मैं, रूट यहाँ पे टॉपिक नहीं दिया हुआ है। सो रूट कैन बी गिवन ओरल। 100% बायो अवेलेबिलिटी किसकी थी ओरल में? इथाक्राइनिक एसिड, याद रखना। ओरल, आईवी और इंट्रामस्क्यूलर, ठीक है, ये सारी रूट अपन इस्तेमाल कर सकते हैं लूप डायरेटिक देने के लिए। देन वी टॉक अबाउट यूजेस किसके क्या क्या यूज होंगे? एक्यूट पल्मोनरी इडीमा। एक्यूट पल्मोनरी इडीमा ये क्यों हो रहा है? एक्यूट पल्मोनरी इडीमा होता है, सुना ध्यान से, एक्यूट पल्मोनरी इडीमा होता है ड्यू टू एक्यूट लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर। जो अपना लेफ्ट वेंट्रिकल है वो ब्लड पंप नहीं कर पाता, जिस कारण से जो ब्लड है वो तुम्हारे पल्मोनरी टिश्यूज यानी कि जो लंग्स की जो वेसल्स हैं वो उसमें स्टोर रहता है। तो उसमें ज़्यादा टाइम स्टोर रहने के कारण ब्लड जो है वो अपने प्लूरा में आ जाता है, विच लीड्स टू पल्मोनरी इडीमा। ठीक है, तो ये किसके लिए होता है? एक्यूट लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर। अब ये क्या है, तो इसका ट्रीटमेंट क्या करना पड़ेगा? तो ट्रीटमेंट इज डिक्रीज प्री लोड। अब प्री लोड को कम कैसे करोगे? तो ड्रग ऑफ चॉइस इज लूप डायूरेटिक्स। और सिर्फ यही इडिमा नहीं, कोई भी इडिमा अपन जो अपनी ड्रग ऑफ चॉइस है वो लूप डायूरेटिक्स ही होती है। सो LVF, सो ट्रीटमेंट इज डिक्रीज प्रीलोड, ड्रग ऑफ चॉइस इज लूप डायूरेटिक्स। इसके साथ में मॉर्फिन देते हैं अपन, इसके साथ में मॉर्फिन देंगे प्लस नाइट्रोग्लिसरीन फॉर डाइलेशन, डाइलेशन ऑफ वेसल्स। देन O2 एंड लास्ट इज प्रॉप अप। ठीक है, ये O2 प्रॉप अप साथ में दोनों, O2 प्रॉप अप। ओके, सो नेक्स्ट वी डिस्कस अबाउट नेक्स्ट यूजेस ड्रग ऑफ चॉइस एंड हाइपरकैल्सीमिया, हाइपरकैलीमिया। ये क्या? क्योंकि मैंने बताया था लूप डायरेटिक्स होते हैं वो सब कुछ कम कर देता है। तुम्हारा सोडियम भी गिरा देगा, तुम्हारा पोटेशियम भी गिरा देगा, तुम्हारा कैल्शियम भी गिरा देगा, लेकिन वाटर को बचा लेगा। ठीक है, सो दीज आर यूज इन हाइपरकैल्शियम वो उसको लॉस करा देगा यूरिन में। सेकंड इज हाइपरटेंशन, थर्ड इज हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन में ड्रग ऑफ चॉइस नहीं होती है, याद रखना हमेशा। हाइपरटेंशन की ड्रग ऑफ चॉइस होती है थायाजाइड्स। हाइपरटेंशन की ड्रग ऑफ चॉइस है थायाजाइड्स। सो नेवर बी गिवन द लूप डायरेटिक्स इन हाइपरटेंशन एज ड्रग ऑफ चॉइस। अगर थायाजाइड रेजिस्टेंट केस है, तो अपन सेकंड चॉइस जो होगी अपनी वो होगी स्पायरोनोलेक्टोन। अब ये कहाँ से बीच में आया? ये है कौन? ये आगे आएगा, दिस इज पोटेशियम स्पेयरिंग डायरेटिक्स। अगर कंडीशन कुछ इतनी खराब है कि इसका भी रेजिस्टेंट केस है तो अपन लूप डायरेटिक्स पे जाते हैं। और मोस्ट ऑफ टाइम अपन स्पायरोनोलेक्टोन को स्किप करके डायरेक्ट लूप डायरेटिक्स देते हैं। Then we talk about edema एक अलग टॉपिक है, which is edema treatment. So acute volume overload, क्या हो रहा है edema में? acute volume overload हो रहा है। ड्रग ऑफ चॉइस क्या होगी भैया, फटाफट बताओ। ड्रग ऑफ चॉइस इज लूप डायूरेटिक्स। ठीक है, ये बताओ edema जो acute volume overload है इसके 4 फैक्टर्स होते हैं। पहला हार्ट फेलियर हो सकता है, ठीक है। सेकेंड इज CKD, क्रॉनिक किडनी डिसीज, CKD हो सकता है। थर्ड फैक्टर इज जो कि इंपॉर्टेंट है, विच इज cirrhosis of liver. Fourth diuretics, which is fourth condition, which is cerebral edema. अब एक को डिस्कस करते हैं यहाँ पे। फर्स्ट, हार्ट फेलियर। अगर हार्ट फेलियर है तो कौन सा हार्ट फेलियर है? देखो, हार्ट के 2 साइड्स हैं, राइट एंड लेफ्ट। दोनों के वेंट्रिकल्स अफेक्ट होंगे क्योंकि एट्रिया से इतना इडीमा कॉज नहीं होता। तो अगर राइट वेंट्रिकुलर फेलियर है तो देन इट विल लीड टू पीडल इडीमा, मतलब फुल बॉडी इडीमा बोल सकते हैं इसको अपन। पीडल इडीमा मेनली लोअर लिम्स अफेक्ट होती है, लेकिन फुल बॉडी इडीमा बोलते हैं, पीडल इडीमा। अगर लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर है तो क्या होगा? इट विल लीड्स टू पल्मोनरी इडीमा। ठीक है, नेक्स्ट सिरोसिस लीवर की बात करेंगे तो इट विल लीड्स टू सिरोसिस एंड असाइटिस। इन दोनों के कारण इडीमा होता है। और इसमें जो ड्रग ऑफ चॉइस होती है वो होती है स्पायरोनोलेक्टोन। क्यों होती है स्पायरोनोलेक्टोन बताऊंगा, ठीक है। देन वी टॉक अबाउट CKD की लूप डायरेटिक होती है ड्रग ऑफ चॉइस, नो डाउट। मतलब A और B की सेम ही होती है, मैंने A और B को साथ में लिखा हुआ है, ठीक है। और CKD में क्या होता है? सबसे पहले नेफ्रोटिक सिंड्रोम के कारण हो सकता है। सेकेंड इज पेरी सेरेब्रल इडीमा के कारण हो सकता है।
CKD, यस। सेरिब्रल एडिमा जो होता है वो क्यों हो रहा है? तो ड्यू टू इंक्रीज इन ICF, इंट्राक्रेनियल प्रेशर, इंट्राक्रेनियल फ्लूइड होता है वैसे तो, ठीक है। सो लास्ट ड्रग ऑफ चॉइसेस ऑफ सेरिब्रल एडिमा इज मैनिटोल। मैनिटोल कौन है? ऑस्मोटिक डाययूरेसिस। तो एडिमा खत्म करें यहाँ पे। नेक्स्ट टॉपिक इज एडवर्स इफेक्ट। व्हाट आर द एडवर्स इफेक्ट ऑफ लूप डाययूरेटिक्स? लूप डाययूरेटिक्स जो होता है वो लॉस कराता है केटाइन का यूरिन में। कौन सा केटाइन? सारे केटाइन। कौन से केटाइन? सारे केटाइन। सबसे पहले बात करते हैं सबको केटाइन है कौन कौन से, तो याद रखना सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, क्लोरीन एंड हाइड्रोजन। सो सारे केटाइन का लॉस कराएगा। सबसे पहले सोडियम विच इज हाइपोनेट्रीमिया, हाइपोकैलीमिया, हाइपोकैल्सीमिया, हाइपोमैग्नीशिया, हाइपोक्लोरिनिज्म या हाइपोक्लोराइडिज्म, हाइपोक्लोरीमिया, ठीक है। अब बराबर सुनो, देखो अगर तुम्हारा सोडियम लॉस हो रहा है तो क्या होगा, इसको मैं ब्लैक से लिख रहा हूँ। अगर तुम्हारा सोडियम लॉस है देन इट विल लीड्स टू हाइपोटेंशन, अगर पोटेशियम लॉस है देन इट विल लीड्स टू व्हाट? मसल वीकनेस, यस, इट विल लीड्स टू मसल वीकनेस। अगर कैल्शियम लॉस है देन ऑस्टियोपोरोसिस, सबको पता होना चाहिए, ऑस्टियोपोरोसिस। अगर मैग्नीशियम लॉस है तो सूडो गाउट होता है। क्या होता है? सूडो गाउट। क्लोरीमिया का तो कोई खास सिग्निफिकेंस है नहीं, तो इसको हटाओ। देन अगर हाइड्रोजन लॉस होता है देन इट विल लीड टू अल्कलोसिस, और वो भी कौन सा? मेटाबॉलिक अल्कलोसिस। देन अगर सबका लॉस कराती है तो इंक्रीज किसका कराती है? जो इनके कॉन्ट्राइंडिकेशंस है, यस। डायबिटीज मेलाइटिस में कभी भी अपन लूप डायरेटिक्स नहीं प्रिस्क्राइब करते हैं बिकॉज इट विल इंक्रीज ग्लूकोज। ये कभी भी ग्लूकोज का एक्सक्रीशन नहीं होने देती है, ठीक है। प्लस टू प्लस ना ग्लूकोज का एक्सक्रीशन होने देगी, उसका रीअब्जॉर्प्शन को बढ़ा देगी, एंड इंसुलिन के रीअब्जॉर्प्शन को कम कर देगी, या इंसुलिन के प्रोडक्शन वो रिलीज को कम करवा देगी। सो देन इट विल लीड्स टू हाइपरग्लाइसीमिया अगेन। तो डायबिटीज मेलाइटिस में अपन नहीं देते। नेक्स्ट इज गाउट में भी नहीं जाते क्योंकि गाउट में क्या हो रहा है, यहाँ पे मैग्नीशियम पहले ही कम हो रहा है। सो देन इट विल लीड्स टू सूडो गाउट, सो इसलिए यूरिक एसिड के एक्सक्रीशन को भी रोकती है, यूरिक एसिड को बढ़ाती है ब्लड के अंदर। So now let's discuss a small topic but a very important topic is loop versus thiazide. Loop versus thiazide जो होता है इसमें एक रिलेशन बैठता है कि जो लूप है, लूप कराता है लॉस ऑफ कैल्शियम, थायराइड कराता है प्रिजर्वेशन ऑफ कैल्शियम। सो अगर मैं लूप डायरेटिक्स देता हूँ सो इट विल लीड्स टू हाइपो कैल्शियम इन ब्लड एंड हाइपरकैल्सिन्यूरिया एंड अपोजिट कंडीशन इन थायराइड विच इज ब्लड के अंदर वो कराएगा हाइपरकैल्शियम, एंड वहीं अगर यूरिन की बात करेंगे देन इट इज इनहिबिट हाइपरकैल्सिन्यूरिया। भैया ये बात हो गई। अब बात करते हैं इनके एडवर्स इफेक्ट की। इनका एडवर्स इफेक्ट कॉमन होते हैं दोनों के। देखो फर्स्ट एडवर्स इफेक्ट ऑफ बोथ आर ऑटोटॉक्सिक, सेकेंड इज इंक्रीज डाइजॉक्सिन टॉक्सिसिटी, थर्ड इंक्रीज लिथियम टॉक्सिसिटी, एंड फोर्थ इज एनसेड इफेक्ट। ये क्या है? एनसेड इफेक्ट मैं बताऊंगा। अभी बस ये सुनो कि ये तीनों इफेक्ट जो होते हैं ये तीनों दिखते हैं दोनों में, बोथ। ऑटोटॉक्सिक इज अलोन लूप अकेला ऑटोटॉक्सिक है, और वो भी कब? जब उसका इंट्रैक्शन अपन कराते हैं एंटीबायोटिक से, जब उनका इंट्रैक्शन कराते हैं एंटीबायोटिक से मेनली, जैसे कि वेनकोमाइसिन हो गई, ठीक है, और अपनी मिनोसाइक्लिन हो गई, ये सारी बातें। हाँ, अब बात करते हैं अपन एक दूसरा टॉपिक विच इज एनसेड इफेक्ट। एनसेड इफेक्ट क्या होता है? छोटा टॉपिक है। एनसेड इफेक्ट जो होता है जब प्रोस्टाग्लैंडिन सिंथेसिस को ये कम बढ़ा रहा है। किसको बढ़ा रहा है? प्रोस्टाग्लैंडिन सिंथेसिस को बढ़ा रहा है कौन? लूप डायरेटिक्स। लेकिन एनसेड का काम क्या है? प्रोस्टाग्लैंडिन को कम कर देना, ठीक है। तो यहाँ पे ये इसके इफेक्ट को कम कर देते हैं। किसके? लूप के इफेक्ट को। लूप इफेक्ट इज रिड्यूस्ड बाय एनसेड्स, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक इज थायराइड। थायराइड की बात करेंगे। थायराइड का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या कहता है? थायराइड का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ये कहता है कि भैया ये सोडियम क्लोरीन या सोडियम क्लोराइड सिम्पोर्टर को इनहिबिट करता है। क्या करता है? इनहिबिट करता है। इसको पेन से लिख देते हैं, इनहिबिट करता है। नेक्स्ट इज ड्रग्स कौन कौन सी आती है इसमें? विच इज क्लोरथायाजाइड, क्लोरथायाजाइड फिर उसमें हाइड्रो लगा दो, हाइड्रोक्लोरथायाजाइड। देन बेंड्रोफुल्मेथायाजाइड। नेक्स्ट ड्रग इज क्लोरथेलिडोन एंड लास्ट इज मेटाजोलोन।
अब तुमको कुछ डिफरेंस दिख रहा होगा इनमें और इन तीनों में. दीज आर प्योर थायाजाइड्स, मतलब प्योर थायाजाइड, ये थायाजाइड होते हैं ओरिजिनल, ओजी थायाजाइड है ये. और ये क्या है, दीज आर थायाजाइड लाइक ड्रग्स. दीज आर, इसको प्योर ने लिख के मैं काम करता हूँ थोड़ा फन वे में, ओजी लिख देता हूँ, ओजी थायाजाइड्स. ठीक है. और ये क्या है, थायाजाइड लाइक. कौन, अपनी थैलिडोन, मतलब क्लोरथैलिडोन और मेटालोजोन. नेक्स्ट टॉक अबाउट यूजेस ऑफ थायराजाइड. तो यूजेस क्या भैया, हाइपरटेंशन में ड्रग ऑफ चॉइस होता है ये. हाइपरटेंशन में क्या होता है, ड्रग ऑफ चॉइस होता है हाइपरटेंशन में. मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करेंगे तो ये परसिस्टेंट सोडियम लॉस कराता है. क्या कराता है, परसिस्टेंट सोडियम लॉस कराता है, जिस कारण से ये हाइपरटेंशन में बहुत अच्छा इस्तेमाल होता है. ठीक है. और ये कराता है वेजो डायलेशन कराता है, जिस कारण से हमारा SBP भी कम हो जाता है, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर भी कम हो जाता है ना. और DBP तो कम हो ही रहा है, दोनों कम हो जाते हैं. देन वी टॉक अबाउट रिड्यूस करता है सिंपैथेटिक डिस्चार्ज को. रिड्यूस सिंपैथेटिक डिस्चार्ज, ये इफेक्टिव नहीं होता है सीवियर हाइपरटेंशन में. याद रखना, दीज जो अपने थायराइड्स होते हैं, ये अगर तुम्हारा जो टेंशन है, जो BP है, अगर वो 160 के ऊपर पहुंच जाए, देन इट इज नोन एज सीवियर हाइपरटेंशन. और सीवियर हाइपरटेंशन में जो थायराइड्स है वो काम नहीं आते. सीवियर हाइपरटेंशन का जो ट्रीटमेंट होता है, इट इज लूप डायरेटिक्स. ठीक है. लेट मी टॉक अबाउट हाइपरकैल्सिन्यूरिया. हाइपरकैल्सिन्यूरिया बताया था मैंने, हाइपरकैल्सिन्यूरिया को तो रीनल स्टोन हो जाएंगे. क्या हो जाएंगे, रीनल स्टोन्स हो जाएंगे भैया. ठीक है. तो अपन थायराइड्स देंगे विच प्रिजर्व कैल्शियम, वो कैल्शियम को प्रिजर्व करेगा ब्लड के अंदर. ठीक है. एंड इट इज ऑल्सो नोन एज डेंट डिसीज. ये जो है ना हाइपरकैल्सिन्यूरिया, इट इज कॉल्ड एज डेंट डिसीज. ठीक है. इट इज कॉल्ड डेंट डिसीज. देन वी टॉक अबाउट लास्ट यूज इज डायबिटीज इंसिपिडस. डायबिटीज इंसिपिडस क्यों होता है, देखो यहाँ पे क्या, डायबिटीज इंसिपिडस का मेन चीज़ क्या है, डायबिटीज इंसिपिडस की मेन जो इटियोलॉजी है वो है वाटर लॉस. तो क्या हो रहा है, वाटर लॉस हो रहा है. इसका मतलब डिफेक्ट कहाँ है, डिफेक्ट इज इन ADH हार्मोन. तो क्या होगा, ADH हार्मोन में अगर डिफेक्ट आता है तो वाटर लॉस को बढ़ा देगा एज कम्पेयर टू सोडियम लॉस. तो जब अपन ये देते हैं थायाजाइड्स, तो थायाजाइड विल सरप्लस द सोडियम लॉस को ऊपर कर देगा देन वाटर लॉस. तो इस कारण से तुम्हारा जो ADH हार्मोन डिफेक्ट हो रहा है वो नहीं होगा. ठीक है. तो उससे क्या होगा, उससे यूरिन की ऑस्मोलैरिटी बढ़ जाएगी. यूरिन की ऑस्मोलैरिटी बढ़ने से क्या होगा, GFR कम हो जाएगा प्लस PCT का रीअब्जॉर्प्शन बढ़ जाएगा. ठीक है. तो वो यूरिन वॉल्यूम को घटा देगा, डिक्रीज द यूरिन वॉल्यूम, क्योंकि जब वाटर निकल रहा था तो उसमें अपने कुछ सॉल्यूट डाल दिया, जिस कारण से उसकी ऑस्मोलैरिटी मेंटेन हो गई. ठीक है. सो देन इट विल क्योर डायबिटीज इंसिपिडस. बट ये कंप्लीट क्योर नहीं है डायबिटीज इंसिपिडस का. डायबिटीज इंसिपिडस का कंप्लीट क्योर नेक्स्ट लेक्चर में आएगा, जब अपन ADH पढ़ेंगे डिटेल में. नेक्स्ट टॉक अबाउट पोटेशियम स्पेयरिंग डायरेटिक्स का ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है. पेपर वाला डायग्राम जरूर बना के आना. अच्छे डायग्राम समझा रहा हूँ, समझ लो. यहाँ पे भी कुछ होता है, इन्होंने बनाया नहीं है. ठीक है. इधर भी डन. देखो ये सब, ये रेड क्या तुमको समझ में आ गया, तो ये तो समझ में आ गया होगा. व्हाट इज दिस रेड, ये जो रेड है ये ब्लड वेसल, ये तो ब्लड वेसल है. ठीक है. ब्लड वेसल में क्या होता है, ब्लड वेसल में होते हैं, रुको, ब्लड वेसल में क्या है, एल्डोस्टेरॉन. AS लिख दिया मैंने एल्डोस्टेरॉन को. फॉर सपोज ये है तुम्हारा एल्डोस्टेरॉन. ठीक है. ये जाएगा, इससे जाकर बाइंड हो जाएगा यहाँ पे. ये मतलब क्या हो गया, एल्डोस्टेरॉन रिसेप्टर हो गया. इट इज़ व्हाट, एल्डोस्टेरॉन रिसेप्टर. ठीक है. यहाँ पे ये क्या चीज़ है, दिस इज ई नेक रिसेप्टर या ई नेक चैनल्स. इट इज़ ई नेक चैनल्स जो होती है वो सोडियम के लिए होती है. किसके लिए होती है, सोडियम के लिए होती है. अब क्या होती है, कैसे, सब बता रहा हूँ, रुको ध्यान से. देखो सबसे पहले क्या हुआ, ये जो कंडीशन है इधर वाली, दिस इज रीनल, मतलब ये रीनल का ट्यूब्यूल्स है, ये ट्यूब्यूल वॉल है, और ये तुम्हारी ब्लड वेसल्स है. हुआ क्या, यहाँ पे एल्डोस्टेरॉन आया भैया, वो बोला कि सोडियम बहुत ज़्यादा गिर रहा है, सोडियम को उठाओ. तो उसने ईनेक ने सोडियम को अंदर लिया. कहाँ से, यूरिन से सोडियम को उसने अंदर लिया. अब उसने किसी को अंदर लिया तो किसी को तो बाहर फेंकना पड़ेगा. देन इट विल फेक द पोटेशियम को फेंक देंगे ये लोग. अब पोटेशियम को कहाँ से फेंकेंगे, तो पोटेशियम को फेंकने के लिए पोटेशियम रिसेप्टर्स हैं. ठीक है. पोटेशियम को बाहर फेंक देंगे. अब पोटेशियम को बाहर फेंकेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा वाटर लॉस, तो वाटर को अंदर लेना पड़ेगा. तो ये नॉर्मल फिजियोलॉजी जो होती है चलती है. अब अपन क्या चाहते हैं, अपन ये चाहते हैं कि बॉडी के अंदर पोटेशियम लेवल कम हो रही है. अपन बोल रहे हैं कि बॉडी के अंदर पोटेशियम लेवल कम हो रही है, अपने को पोटेशियम को प्रिजर्व करना है. तो क्या करेंगे, अपन देंगे पोटेशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक्स.
उससे क्या होगा, वो तुम्हारा दो टाइप का होता है। एक होता है ए आर बी। वॉट इज ए आर बी? ए आर बी इज सिंपली एल्डोस्टिरॉन रिसेप्टर ब्लॉकर। रिसेप्टर ब्लॉकर। तो क्या होगा, ब्लड वेसल्स के अंदर आता है ए आर बी, याद रखना। ये भी इंपॉर्टेंट है कि कौन सी ड्रग कहाँ से एक्ट करती है। ब्लड वेसल से एक्ट करती है ए आर बी, और रीनल ट्यूब्यूल साइड से एक्ट करता है अपना ई नेक इनिबिटर। ई नेक इनिबिटर, ठीक है। सो एल्डोस्टेरोन रिसेप्टर ब्लॉकर जाके एल्डोस्टेरोन को ब्लॉक कर देगा। अगर एल्डोस्टेरोन तुम्हारे यहाँ से बंद हो गया तो सिग्नल नहीं भेजेगा इनेक चैनल्स पे, तो वहाँ सोडियम आएगा नहीं, सोडियम आएगा नहीं तो पोटेशियम बाहर भी नहीं जाएगा, सिंपल, ठीक है। और अगर इनेक चैनल का जो अगर तुम्हारा वो डाल दिया इनेक चैनल इनिबिटर, तो उससे क्या होगा, उससे तुम्हारा एल्डोस्टेरोन रिसेप्टर पर कोई एक्शन नहीं होगा, बस तुम्हारा इनेक चैनल्स काम ही नहीं करेंगे, वो सोडियम को अंदर लेंगे तो पोटेशियम बाहर जाएगा नहीं। मेन चीज़ क्या हो रही है कि इनेक चैनल्स सोडियम को अंदर ले रहे हैं, और एल्डोस्टेरोन रिसेप्टर का काम क्या है कि उसको एक्शन करवा रहा है इनेक चैनल से। नेक्स्ट वी टॉक अबाउट द ड्रग्स। सो अब अपन कब से बात कर रहे थे, एक ड्रग की, विच इज स्पायरोनोलेक्टोन। लो आगे तुम्हारी स्पायरोनोलेक्टोन, ये आगे स्पायरोनोलेक्टोन, ठीक है। और दूसरी कौन सी है, एप्लीरिनॉन, ठीक है। देन वी टॉक अबाउट इनेक इनिबिटर। इनेक इनिबिटर आते हैं अमाइलोराइड एंड व्हाट, ट्राइएम्पटेरिन एंड amyloid are ENaC inhibitors. Spironolactone and eplerenone are aldosterone receptor blocker. So let's discuss about aldosterone receptor blocker और aldosterone antagonist. ड्रग्स कौन सी है, स्पायरोनोलेक्टोन और एप्लेरिनॉन। स्पायरोनोलेक्टोन और एप्लेरिनॉन ड्रग होती है। स्पायरोनोलेक्टोन इज एक्टिव ड्रग, या रखना इज एक्टिव ड्रग। इसके बाद मैं इसको डिस्कस करूँगा नीचे पूरा में स्पायरोनोलेक्टोन को। एप्लेरिनॉन जो ड्रग है वो यूज होती है एज रेजिस्टेंट हाइपरटेंशन। जब तुम्हारा वो थायराइड से रेजिस्टेंट हो केस कि भैया हाइपरटेंशन, लेकिन थायराइड एक्ट नहीं कर रहा है उस पर, तो अपन उसको एप्लेरिनॉन देंगे, ठीक है। स्पायरोनोलेक्टोन लेकिन सेम कैटेगरी तो वो भी दे सकते हैं। लेट मी टॉक अबाउट हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म। हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म मतलब क्या होता है, ये दो टाइप का होता है, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म जो है वो क्लिक करता है एड्रिनल ग्लैंड के ऊपर। कहाँ क्लिक करता है, वो क्लिक करता है एड्रिनल ग्लैंड का, वही कॉर्टेक्स के ऊपर। भैया इसका ट्यूमर हो सकता है, तभी वो तुम्हारी बॉडी के अंदर इतना सारा एल्डोस्टेरोन है, और इस केस में अपने को यही देना पड़ेगा, एल्डोस्टेरोन रिसेप्टर ब्लॉकर, क्योंकि एल्डोस्टेरोन बहुत ज़्यादा एक्ट कर रहा है, ठीक है। और सेकेंडरी का क्या सिस्टम है, सेकेंडरी में हो सकता है कि या तो रास सिस्टम बहुत ज़्यादा एक्टिवेट हो गया है, ठीक है, या हो सकता है कार्डियक प्रोटीन रिलीज हो रहे हैं। तो दीज आर सेकेंडरी फैक्टर के कारण तुम्हारा एल्डोस्टेरोन बढ़ रहा है। प्राइमरी क्या है कि एड्रिनल कॉर्टेक्स का ट्यूमर हो गया है, वही फंक्शनल ट्यूमर हो गया है, जो कि एल्डोस्टेरोन की कंसंट्रेशन को बढ़ा रहा है, जिस कारण से ज़्यादा सिग्नल मिल रहे हैं इनेक चैनल्स को, जो ज़्यादा सोडियम को एब्जॉर्प्शन करा रहे हैं, ज़्यादा पोटेशियम को बाहर फेंक रहे हैं, सिंपल। देन वी टॉक अबाउट स्पायरोनोलेक्टोन। स्पायरोनोलेक्टोन जो होता है वो क्या कराएगा, वो होता क्या, वो उसकी अपन खास बात क्यों बोल रही थी, सुनो। जो स्पायरोनोलेक्टोन होता है वो ब्लॉक करता है, ऑल्सो ब्लॉक्स एक स्पेशल रिसेप्टर को ब्लॉक करता है, ऑल्सो ब्लॉक्स टेस्टोस्टेरोन रिसेप्टर्स, ऑल्सो ब्लॉक टेस्टोस्टेरोन रिसेप्टर्स को ब्लॉक करता है। अब अगर टेस्टोस्टेरोन रिसेप्टर को ब्लॉक करता है देन इट इज़ गुड इन फीमेल्स एज ट्रीटमेंट ऑफ हिरुटिज्म। कभी सुना होगा तो कभी तुमने देखा होगा कि कुछ फीमेल्स होती हैं जिनकी हल्के हल्के फेशियल हेयर्स आने लग जाते हैं, तो उसको इनिबिट, तो उस चीज़ को बोलते हैं हिरुटिज्म, और वो हिरुटिज्म का ट्रीटमेंट है स्पायरोनोलेक्टोन। हिरसूटिज्म बोलते हैं इसे, हिरसूटिज्म, ठीक है, विच इज़ अ साइड इफेक्ट ऑफ पीसीओडी। देन बैड इन मेल। अब मेल में ख़राब क्यों है, मेल में जो तुम्हारा स्पायरोनोलेक्टोन है इट विल लीड्स टू साइड इफेक्ट सच एज गायनेकोमेस्टिया एंड इम्पोर्टेंस, क्योंकि टेस्टोस्टेरोन ही तुम्हारे ब्लॉक हो गए हैं, ठीक है। और ये जो इफेक्ट्स हैं, दीज इफेक्ट्स आर नॉट सीन विथ एप्लेरिनॉन से ये इफेक्ट नहीं दिख रहे, ठीक है, इसलिए मैंने एप्लेरिनॉन ज़्यादा प्रेफर करते हैं एज कम्पेयर टू स्पायरोनोलेक्टोन। देन वी टॉक अबाउट इनेक इनिबिटर। इनेक इनिबिटर में आते हैं दो, अमाइलोराइड और ट्राइएम्पटेरिन। देन अमाइलोराइड जो होता है वो इस्तेमाल होता है लिडल सिंड्रोम में। कहाँ इस्तेमाल होता है, लिडल सिंड्रोम में इस्तेमाल होता है, ठीक है। लिडल सिंड्रोम होता है क्या, तो लिडल सिंड्रोम में क्या होता है, जेनेटिकली इनेक रिसेप्टर का फंक्शन बढ़ जाता है, ठीक है। तो उसमें कंट्रोल नहीं रहता एल्डोस्टेरोन का उस पर बिल्कुल भी, वो अपने हिसाब से सोडियम को लेता रहता है अपने अंदर सेल्स के अंदर रीनल के। एंड नेक्स्ट इट इज़ इन लिथियम टॉक्सिसिटी। लिथियम टॉक्सिसिटी भी ये सेव करता है एज व्हाट, एज लिथियम जो होता है वो रीअब्जॉर्ब हो जाता है इनेक रिसेप्टर से। लिथियम गेट रीअब्जॉर्ब बाय इनेक चैनल्स,
इन एक्सटर्नल से लिथियम जो होता है वो रीअब्जॉर्ब हो जाता है, तो उसको रोक देता है वो, ठीक है। और कौन कॉज कराता है, अभी अपन ने 5 मिनट पहले पढ़ा था, लिथियम टॉक्सिसिटी जो है वो एक साइड इफेक्ट होती है या एडवर्स इफेक्ट होती है किसकी, दो की, लूप डायरेटिक्स एंड थायाजाइड्स, उनको ठीक करता है पोटेशियम स्पेयरिंग डायरेटिक्स। देन वी टॉक अबाउट ट्रिप्टामिन। ट्रिप्टामिन की बात कर लेते हैं। ट्रिप्टामिन के साइड इफेक्ट देखते हैं। तो ट्रिप्टामिन के साइड इफेक्ट आते हैं अपने पास फॉलिक एसिड डेफिशिएंसी, रीनल स्टोन एंड फोटोसेंसिटिविटी। देन वी टॉक अबाउट लास्ट टाइप ऑफ डायरेटिक विच इज ऑस्मोटिक डायरेटिक्स। ऑस्मोटिक डायरेटिक्स जो होते हैं वो उनका मैक्सिमम एक्शन सिंपली कहता है कि वो प्लाज्मा वॉल्यूम को बढ़ा देंगे, सिंपली प्लाज्मा वॉल्यूम को बढ़ा देंगे। लेकिन कैसे बढ़ाएंगे, वो विड्रॉ करते हैं H2O फ्रॉम इंटरेस्टियल सेल्स, सेल के अंदर से और सेल के बाहर से, सेल के जो इंटरेस्टियल स्पेसेस हैं उनमें क्या करते हैं, वाटर का रिएब्जॉर्प्शन करा देते हैं ब्लड वेसल्स के अंदर, और इतना रिएब्जॉर्प्शन कराते हैं कि सेल गोज टू सेल श्रिंकेज, सेल का श्रिंकेज हो जाता है। इतना गंदा इनका वो होता है एब्जॉर्प्शन पानी मतलब फ्लूइड का। देन वी टॉक अबाउट ड्रग्स आर मैनिटोल, आइसोसोर्बाइड, ग्लिसरॉल एंड यूरिया। मैनिटोल, आइसोसोर्बाइड, ग्लिसरॉल एंड यूरिया। जो मैनिटोल है वो अपन देते हैं IV, ठीक है। जो आइसोसोर्बाइड और ग्लिसरॉल अपन देते हैं ओरल, एंड यूरिया इज अगेन गिवन IV। देन वी टॉक अबाउट द यूजेस में देखेंगे तो पानी कम करेगा, सिंपली पानी कम कर रहा है। पानी कम करेगा मतलब CSF प्रोडक्शन को कम कर रहा है, पहली बात। दूसरा, एक्वस ह्यूमर के प्रोडक्शन को भी कम करेगा। तो अगर CSF प्रोडक्शन को कम कर रहा है देन इट विल लीड टू इंट्राक्रेनियल प्रेशर डिक्रीज करा देगा। और अगर सेरिब्रल एडिमा है तो सेरिब्रल एडिमा में ऑस्मोटिक डायरेटिक्स मैनिटोल इज ड्रग ऑफ चॉइस, मैंने पहले ही बताया था, ठीक है। और एक्वस प्रोडक्शन को कम करा देगा, देन इट विल गोज टू डिक्रीज इन इंट्राओक्यूलर प्रेशर विच लीड्स टू ट्रीटमेंट ऑफ acute congestive ग्लोकोमा। तो ग्लोकोमा की 2 ड्रग अपन ने अब तक पढ़ी है, ठीक है। देन द साइड इफेक्ट इज इंक्रीज प्लाज्मा वॉल्यूम विच लीड्स टू इंक्रीज इन प्रीलोड, और कॉन्ट्राइंडिकेटेड होते हैं ये हार्ट फेलियर में और पल्मोनरी एडिमा में। पल्मोनरी एडिमा अगर है तो अपन नहीं देंगे, ना हार्ट फेलियर है तो भी नहीं देंगे, हार्ट फेलियर है पल्मोनरी एडिमा। देन इफेक्ट ऑन किडनी पे क्या इफेक्ट आता है इसका, सो भैया किडनी में ये ऑस्मोलैरिटी को बढ़ा देता है, यूरिन की ऑस्मोलैरिटी को बढ़ाएगा। देन इट विल लीड्स टू लॉस ऑफ आयंस इन वाटर, तो वाटर और आयन का लॉस करा देंगे। उससे क्या होगा, उससे कॉन्ट्राइंडिकेटेड है रीनल फेलियर में। किसमें कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, रीनल फेलियर में कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, क्योंकि और हाँ पहली बात तो ये कि कॉन्ट्राइंडिकेटेड है रीनल फेलियर होने के बाद। अगर तुमको रीनल फेलियर हो रहा है, अभी तक हुआ नहीं है, हो रहा है, तो तुम दे दोगे इसको, ताकि तुम्हारा GFR बढ़ा देगी, तो हेल्प करेगी रीनल फेलियर में, ठीक है। इट विल हेल्प इन रीनल फेलियर प्लस टू इंक्रीजिंग ब्लड प्रेशर। लेकिन अगर तुम्हारा रीनल फेलियर हो गया है तो तुम नहीं दोगे कभी भी ऑस्मोटिक डायरेटिक्स, याद रखना। इट इज यूज इन इम्पेंडिंग रीनल फेलियर, अगर पेंडिंग रीनल फेलियर हुआ नहीं है तो अपन दे देंगे इसको। देन वी टॉक अबाउट द लास्ट समरी देख लो फटाफट, ये इंपॉर्टेंट है, इसका स्क्रीनशॉट भी दे देना। देखो अपन बात करें ब्लड के अंदर क्या क्या होता है। डायरेटिक्स जो है वो ब्लड के अंदर सोडियम का, पोटेशियम का, हाइड्रोजन का, कैल्शियम का और मैग्नीशियम का क्या कराती है। सबसे पहले बात करते हैं कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर जो होती है वो ब्लड में सोडियम का कराएगी लॉस, ठीक है। पोटेशियम का भी लॉस, सिर्फ हाइड्रोजन का इंक्रीज कराती है, मैंने बताया था एसिडोसिस कराती है, मेटाबॉलिक एसिडोसिस इसका साइड इफेक्ट था, ठीक है। तो मेटाबॉलिक एसिडोसिस करा दिया उसने, कैल्शियम का भी डिक्रीज कराया, मैग्नीशियम का डिक्रीज कराया। लूप डायरेटिक्स की खास बात है कि सबका रिड्यूस कराती है, वो कुछ नहीं देखती, ना वो सोडियम देखेगी, ना पोटेशियम, ना हाइड्रोजन, ना क्लोरीन, ना कुछ, सबका करा देगी रिड्यूस। और मैक्सिमम कराती है इसका तो, और मैक्सिमम कराती है किसका, अपने सोडियम का। नेक्स्ट इज थायाजाइड डायरेटिक सिर्फ और सिर्फ कैल्शियम का प्रिजर्वेशन कराएगी, बाकी सबका रिडक्शन करा देगी, दिख रहा है, बताया था मैंने कि लूप डायरेटिक्स और थायाजाइड डायरेटिक्स में यही डिफरेंस होता है कि वो कैल्शियम का रिड्यूस कराती है, कैल्शियम का प्रिजर्वेशन कराता है। नेक्स्ट इज पोटेशियम स्पेयरिंग डायरेटिक्स सिर्फ और सिर्फ सोडियम का लॉस कराता है, सिर्फ और सिर्फ सोडियम का लॉस कराता है, बाकी सबका ये प्रिजर्वेशन करा देता है। ये पोटेशियम को भी बचा लेगा, ये तुम्हारे क्लोरीन को, कैल्शियम को भी बचा लेगा, मैग्नीशियम को भी बचा लेगा, ये हाइड्रोजन को भी बचा लेगा। So okay, and last is osmotic diuresis which will leads to loss of all just like loop diuretics, लेकिन फ़र्क क्या है कि लूप जो होता है वो मैक्सिमम होता है, लेवल लूप की लेवल है। सो धन्यवाद अपना कि आपने पूरा